आज का अपना चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, सो हम लोग सबसे पहले अपना जो नाम है चैप्टर का वहीं से शुरुआत करेंगे डिफाइन करना। एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वो पहले समझेंगे, फिर थियरी में घुसेंगे हम लोग। ठीक है, सो एटम्स क्या होते हैं, तुम लोगों को किसको आइडिया है वो कौन बताएगा? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ व्हाट? स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब सबसे छोटा पार्टिकल ऑफ मैटर्स। मैटर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। तुमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? कंपाउंड्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पढ़े थे, है ना? एलिमेंट में एक सिंगल एलिमेंट होता है, सिंगल सब्सटेंस होता है, और कंपाउंड्स में इट इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन और केमिकल रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, है ना? सो एटम्स जो है ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन एटम किस चीज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है? एलिमेंट का। और ये किस चीज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है? कंपाउंड का। एग्जाम्पल, एलिमेंट कोई भी एलिमेंट, आयन बोलो, आयन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और कंपाउंड वाटर, वाटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को वाटर का मॉलिक्यूल बोलो, आयन के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आयन का एटम बोलो। समझा तुम्हें? अभी ये जो एटम है, इसको एटम का डेफिनेशन सबसे पहले किसने किया पता है? महर्षि कणाद। कणाद। हाँ, अब ये नाम भी देखो उनका, कणाद, कण मतलब क्या? पार्टिकल, छोटा सा पार्टिकल, है ना? तो महर्षि कणाद हमारे ये जो पुरानी जो सिस्टम थी ना इंडियन सिस्टम ऋषियों की, तो ये जो अलग अलग ऋषि होते थे वो बेसिकली क्या है, साइंटिस्ट ओनली। कोई उनका अपना अपना एक सब्जेक्ट मैटर था, उसी के ऊपर वो काफ़ी रिसर्च करते थे, और उनकी शिष्य परंपरा जो होती थी उनके शिष्यों को वो आगे अपना अपना ये सिखाते थे। तो ये जो महर्षि कणाद थे, मराठी में लिखेंगे तो उसका स्पेलिंग कैसा आएगा? कणाद, लेकिन अभी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं तो महर्षि कणाद बोलेंगे, कणाद नहीं करिए, कणाद हो। ओके, तो महर्षि कणाद जो है, इन्होंने सबसे पहले एटम का डेफिनेशन किया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उन्होंने क्या बोला? कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस ले लो, उसको ब्रेक डाउन करते जाओ, डिवाइड करते जाओ छोटे छोटे पार्टिकल्स में। एक स्टेज ऐसे आएगी कि तुम लोग उससे छोटा डिवीजन और कर नहीं पाओगे। वो स्टेज जिस चीज को आएगी उसको उन्होंने एटम मतलब उन्होंने बोला परमाणु। क्या डिफाइन किया उन्होंने? परमाणु। ओके, फिर उनके बाद और एक महर्षि ये थे, उनके बाद और एक ये थे कत्यायाम करके थे ऋषि। ओके, पकुधा कत्यायाम करके थे, तो उन्होंने भी यही चीज उन्होंने भी डिफाइन किया आगे जाके। ओके, फिर ग्रीक कुछ साइंटिस्ट थे। ओके, उनके नाम क्या है ग्रीक साइंटिस्ट के? हाँ, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, है ना? तो डेमोक्रिटस ये कहाँ से थे? ग्रीस से थे। डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। ओके, इन लोगों ने भी एटम्स, उन्होंने सबसे पहले नाम दिया एटम्स। एटम इटसेल्फ मींस अनडिविजिबल पार्टिकल, मतलब जिसको और डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो उन्होंने भी यही बोला कि जब कोई भी मैटर ले लो, उसको तुम लोग डिवाइड करते जाओ, तो जो सबसे छोटा तुम्हें पार्टिकल मिलेगा जहाँ से आगे और डिवीजन नहीं होता है, उसको एटम बोलते हैं। दैट विल बी एन एटम। सो उन्होंने अराउंड उसी टाइम पे ग्रीस के भी उन्होंने ये डिफाइन किया। लेकिन इन सब लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए थे, ऐसा कुछ प्रूफ्स, एक्सपेरिमेंटेशन ऐसा नहीं था उनका ये थियरी थी। ओके, तो वो थियरी को आगे लेते हुए एक्सपेरिमेंट्स करके ये आगे किसने चालू किया? इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके आगे प्रूफ्स किसने चालू किए देना, और लॉज किसने बनाए? एक साइंटिस्ट थे, एंटोइन एल लेवोइजर। ओके, ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 लॉज बनाए।
उन्होंने लॉज डिफाइन किए ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो ये नाम इंपॉर्टेंट है, एंटोइन लेवॉइजर, एंटोइन एल लेवॉइजर, ओके। और इन्होंने क्या दिया हमें, नो दिस वाज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, लॉस ऑफ केमिकल, लॉज ऑफ केमिकल, केमिकल कॉम्बिनेशन। कौन से दो दो लॉज है इसके केमिकल कॉम्बिनेशन में? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बेसिकली इन्होंने क्या बोला है कि कोई भी मास है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कोई भी अगर केमिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग जिसमें कोई भी दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं, ओके, या उनको डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एक कंपाउंड है उसको ये कर रहे हैं हम लोग, डिकम्पोज कर रहे हैं, ओके। तो डिकम्पोज हो गया, उसको अलग अलग उसके जो एलिमेंट्स है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो स्टार्टिंग में जो मास था टुगेदर, सपोज वाटर है, वाटर किस चीज से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना है, तो हाइड्रोजन का कितना मास था और ऑक्सीजन का जितना मास था उतना ही ओवरऑल मास, टोटल मास पानी का रहेगा। मास मतलब वेट इन ग्राम्स, ओके। सिमिलरली अगर उसको पानी को अगर हम लोग डिकम्पोज करें, ब्रेक डाउन करके स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो पानी का ओवरऑल मास कितना था उतना ही टुगेदर दोनों मिलके उतना ही मास रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिला के, ओके। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो नया कुछ मास ना तो तैयार हो रहा है, ना ही कोई मास डिस्ट्रॉय हो रहा है रिएक्शन से, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास जितना पहले था उतना ही बाद में रहता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, अगेन कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में क्या बोला है कि कोई भी कंपाउंड जो होता है वो जब बनने के लिए जो एलिमेंट्स लगते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में लगेंगे, ओके। सो डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब तुम लोग अभी वाटर का ही ले लो वापस से, वाटर में हाइड्रोजन का कितना लगेगा और ऑक्सीजन कितना ग्राम लगेगा, वो वाटर वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। वाटर का सोर्स कोई भी हो उसमें उतना ही अमाउंट हाइड्रोजन और उतना ही अमाउंट ऑक्सीजन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हें मासेस का, एटॉमिक मासेस का बाद में आएगा, वो आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन हाइड्रोजन का मास, एटॉमिक मास को हम लोग 1 पकड़ते हैं। एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना पकड़ते हैं? 1 पकड़ते हैं। और ऑक्सीजन का 16 होता है, ओके। अभी हाइड्रोजन का मास क्या है? इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। तो ओवरऑल 2 हाइड्रोजन एटम्स का टुगेदर मास कितना होगा? 2। और ऑक्सीजन का एक ही एटम है, उसका कितना है? 16। तो प्रोपोर्शन क्या है तुम्हारा? 2:16। मतलब कैंसिल आउट करोगे तो 1:8। ये इसी प्रोपोर्शन में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे बाय मास, ओके। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करके तुम्हें 9 ग्राम, 1 + 8 कितना होता है? 9 ग्राम वाटर मिलेगा, ओके। 1 ग्राम, वैसे ही 9 ग्राम अगर तुम लोग वाटर को डिकम्पोज करोगे तो तुम्हें 1 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा, सॉरी 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा उसमें से। हमेशा इसी प्रोपोर्शन में कंबाइन होंगे, इसी प्रोपोर्शन में डिकम्पोज होंगे। सो दीज आर कंबाइनिंग इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। तुम्हारे बुक में और एक एग्जांपल दिया, शायद हम अमोनिया क्या दिया? अमोनिया क्या होता है? हाँ, अमोनिया में नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है, तो दैट इट ऑलवेज कंबाइंस इन द रेशियो 14:3, है ना। क्योंकि नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक मास? 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 एटम्स हैं। तो इसका हमेशा कॉम्बिनेशन 14:3 रेशियो में ही आएगा, समझा?
अच्छा, और एक चीज, ये नाम लिखना भूल गए हम लोग। एंटोइन एंड लेवॉइजर जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे कि उनके साथ एक साइंटिस्ट कर रहे थे काम। वो कौन है? जोसेफ प्राउस्ट। ओके, इन दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंटेशन की। तुम लोग लिखोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखो एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस लिखो। चलो, कौन सा लिखोगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तुम्हारा पेज नंबर 30 पे है। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये एक सेंटेंस लिखो। फिर उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस भी लिखो। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। अभी एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे डाल्टन। ओके, उन्होंने क्या किया कि बेसिकली ग्रीक्स ने जो एटम्स का डेफिनेशन किया था, उन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया था। ओके, और यही सारी चीजें बेसिकली जो उन्होंने साइंटिस्ट ने बताई थी, वो जो, और ये जो थियरी थी डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, जिससे हमें एटम मिला है, वो सारे कंसेप्ट उन्होंने लिए, सब इकट्ठा किया और एक थियरी बना के उन्होंने प्रेजेंट किया। ओके, बेसिकली इधर से उधर से लिया और प्रेजेंट ठीक से किया। अंडरस्टूड? तो उन्होंने डाल्टन ने एक एटॉमिक थियरी प्रपोज की। उसमें कितने पोस्टुलेट्स थे? 6 पोस्टुलेट्स थे। वो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। ओके, बेसिकली वही सारी चीजें उन्होंने, इट बेसिकली डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसमें पहला पोस्टुलेट क्या है? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो एटम्स ये उन्होंने नाम कहाँ से उठाया? जो ग्रीक लोगों ने नाम दिया था वो उन्होंने बोला। ओके, सो पहला उनका क्या है पोस्टुलेट? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो उन्होंने पहले इसमें उन्होंने नेचर ऑफ मैटर दिया कैसा होता है। ओके, मैं ऐसे पॉइंट्स में लिख रही हूँ पर तुम लोग ठीक से लिखोगे। ओके, याद करने के लिए तुम लोग ऐसे ना लिख सकते हो पॉइंट्स में, पर डिस्क्राइब करते हुए ठीक से लिखना है। एटम्स, फिर उन्होंने क्या किया? ये पॉइंट पिकअप किया एटम्स को डिफाइन किया। सो व्हाट इज एन एटम? एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अभी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यहीं पे लॉ ऑफ क्या कंजर्वेशन ऑफ मास वो, और इनडिविजिबिलिटी वाला मतलब एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये दोनों को कंबाइन करके सेकंड पोस्टुलेट बना। ओके, तो एटम्स क्या होते हैं? क्या बोला उन्होंने? इनडिविजिबल, मतलब इस एटम्स को उन्होंने इनडिविजिबल पार्टिकल्स बोला, और क्या बोला? कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इन अ केमिकल रिएक्शन, ऐसे बोलो। फिर तीसरा क्या पॉइंट बोला उन्होंने? एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब समझो आयन है, आयन के सारे एटम्स एक जैसे ही होंगे, वो मास में मतलब फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज में एग्जैक्टली सेम होंगे। हाँ, सो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आइडेंटिकल होते हैं। कैसे होते हैं? मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में आइडेंटिकल होते हैं। फिर अभी वही चीज उन्होंने दूसरे अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए कैसे होंगे? दे विल बी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स have different masses इनके डिफरेंट मासेस होंगे and chemical properties. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके,
फिर atoms combine in the ratio of atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds. compounds So atoms कैसे combine होते हैं? in the ratio of small numbers. स्मॉल होल नंबर्स मतलब होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो से लेके हाँ सारे 1 2 3 4 मतलब पार्शियल नहीं. ऐसे एटम्स कैसे आधा एटम कंबाइन होगा क्या? नहीं होगा. कम से कम पूरा एटम तो चाहिए है ना. सो स्मॉल होल नंबर्स To form compounds. क्या फॉर्म करते हैं? कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. एंड लास्टली The relative numbers and the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. कोई भी कंपाउंड है रिलेटिव नंबर मतलब क्या? हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम नहीं रहेगा हमेशा. वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल उठा के देखो सेम प्रोपोर्शन में रहेगा. सो लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शंस जो है वो ही उन्होंने इस तरीके से बताया. क्या बोला है? the relative numbers and रिलेटिव नंबर्स kinds of atoms एंड काइंड्स atoms of atoms compounds आर सेम है ना. इन गिवन कंपाउंड किसी भी एक कंपाउंड में सेम ही टाइप के एटम्स रहेंगे और सेम प्रोपोर्शन में ही रहेंगे. दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी. सॉरी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. ओके. तो इस तरीके से अपना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स वो तुम्हें अच्छे से लिखने हैं और याद करने के लिए इस ऑर्डर में याद भी रखना है. अभी क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? विच पोस्टुलेट इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. तो तुम लोग 6 पोस्टुलेट करके बोलोगे और उसको बताओगे भी एंड स्टेट दैट. तो ये स्टेट करोगे विच पोस्टुलेट इज रिलेटेड ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो क्या बोलोगे? सेकेंड वाला और उसको स्टेट करोगे. ओके. इस तरीके की या फिर स्टेट द फर्स्ट 4 पोस्टुलेट्स ऐसे भी आ सकता है. समझा? ऐसे टाइप के डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ऊपर से तुम्हें क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. अभी हमें ना क्वेश्चन है कुछ इतने आज के दिन बस ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. थोड़ा ओरल ही कर लेंगे. ठीक है. इन अ रिएक्शन क्या है देखो तुम्हारा ब्लू में क्वेश्चन है देखो. इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड. द प्रोडक्ट्स वर. तो अभी यहाँ पे ना कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये सब सोच समझ के जवाब देना है ना. तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा पता है? कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अच्छी तरह से लिख के लाओगे नेक्स्ट क्लास में. राइट. तुम्हारा क्वेश्चन 1 जो है व्हाट डज इट से कि 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट कितना है? 5.3 ग्राम है. हाँ. रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड. इथेनॉइक एसिड कितना है? 6 ग्राम है. ओके. जैसे 6 ग्राम है तो 6.0 ग्राम. ओके. फिर और उसके प्रोडक्ट्स क्या मिले? इसके 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिला? 2.2 ग्राम. फिर 0.9 ग्राम ऑफ वाटर. तो वाटर H2O कितना मिला? 0.9 ग्राम. एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनॉइड. इथेनॉइड कितना मिला? 8.8 ग्राम्स. राइट. Sorry, 8.2 grams. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. तो तुम लोग क्या करोगे? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स निकालो इधर. कितना आएगा? 11.3 grams. And total mass of products कितना है देखो? 9 +
4 कितना 13, एक कैरी ओवर हो गया, 8 and 2 10 and 1 11, so 11.3 grams है ना. Total mass of reactants is total mass of products, so that is why it is in agreement with the law of conservation of mass. यहाँ पे मास नया कुछ क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है, कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है नहीं हुआ है, जितना पहले था उतना ही बाद में मास है, सिर्फ कंपाउंड्स अलग अलग है, चेंज हो गए. Then hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन क्या है? 1:8 है. हाइड्रोजन कितना ग्राम है? अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना होगा? 3 into 8 मतलब 24 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा. समझा तुम्हें? तभी वो प्रोपोर्शन सेम रहेगा ना. So 24 gram of oxygen would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas. अगर 24 ग्राम की जगह तुमने 25 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो क्या होगा? उसमें से 24 ग्राम ही रिएक्ट करेगा and 1 gram oxygen would be left behind. समझा तुमने? एक्स्ट्रा है मतलब एक्स्ट्रा रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन है नहीं ना. अंडरस्टूड? Now which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass? Second postulate. ठीक है. फिर which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportions? कौन सा? 6th वाला है ना, लास्ट वाला. समझा? तो ये तुम लोग अच्छे से घर पे लिख के लेके आओगे. फिर आगे हम लोग व्हाट इज एटम से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. फाइन. आज का समझा सब सर? हाँ.